और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जो हालांकि कल भी हमने स्टार्ट कर दिया था कि जो हमारा वैलेंस बॉन्ड मॉडल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, जिसमें हमने लुईस का कॉन्सेप्ट यूज किया। जो लुईस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो दो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी म्यूचुअल जो शेयरिंग होती है, उस शेयरिंग के थ्रू जो बॉन्ड है वो बनता है, जिसमें हम कहते हैं कि साहब एक ये हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं और शेयरिंग के थ्रू हमें एक बॉन्ड मिल जाता है कुछ इस तरह का, जिसको हमने यहाँ पर समझने की कोशिश की थी। लेकिन ये जो लुईस का जो कॉन्सेप्ट है, जो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग पर बेस्ड है, ये हमें बहुत सारी चीजें बताता नहीं है। जैसे कि हमको ये नहीं बताता कि ये जो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, इस शेयरिंग के दौरान जो फोर्स है जो इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को बांध करके रखेगा, वो कौन सा फोर्स है, किस तरह का ऐसा फोर्स यहाँ डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से ये दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग करके और उस फोर्स के थ्रू आपस में बंध जाते हैं, वो बंध बन जाता है। तो इस बारे में कोई एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसके पास में नहीं थी। तो इस चीज को समझाने के लिए और हिटलर और लंदन ने एक थ्योरी प्रपोज की जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहलाती है, जिसमें कुछ कमियां थी और बाद में पॉलिंग और स्लेटर ने उसको थोड़ा सा और रिफाइन किया या उस थ्योरी को और एक्सटेंड किया, जो बताती है कि ये पेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयरिंग करते हैं। और साथ में उन्होंने एक दूसरी चीज और बताई कि जो अपोजिट स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक रिजल्टेंट जो न्यूट्रलाइजेशन है वो होता है, और दोनों जो हाइड्रोजन एटम है अगर हम उसको दूरी से, अगर ये यहाँ पर एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है और जब हम इसका मॉलिक्यूल बनाना चाहते हैं या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एटम्स को पास पास ला करके एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको पास में लेकर के आएंगे। और दो स्थिति हमारे पास में थी। एक वो स्थिति थी जब जो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास में ए और दूसरा हाइड्रोजन एटम है बी, इनके दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जैसी स्पिन के हैं, मतलब इनको हम बोल सकते हैं कि पैरेलल स्पिन के। और जब हम इनको पास में लेकर आते हैं पैरेलल स्पिन के इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स को, तो आप देखते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत तेजी से जो है एकदम से इंक्रीज रहती है। ये देखो एकदम से ये इंक्रीज हुई और लगातार बढ़ती जाती है। और आपको पता है कि अगर किसी को भी स्टेबिलिटी पानी है या किसी को कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है, उसकी एनर्जी जब तक कम नहीं होती तब तक वो एक स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो कोई स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होनी चाहिए। कहां से कम होनी चाहिए? जब वो सेपरेट थे। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये वाली, ये डॉटेड लाइन वो पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। और ये वो वाली पोटेंशियल एनर्जी है जब एटम्स जो हैं वो दूर दूर थे, या आप कह सकते हो कि जो सेपरेट थे एटम्स, सेपरेट जो एटम्स हैं हाइड्रोजन एटम्स, उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो ये डॉटेड लाइन से शो हुई है। और इससे एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, वरना इतनी एनर्जी तो इसके पास है ही। लेट्स से अगर मान लीजिए कि ये 10 जूल्स ये एनर्जी है, और ये एनर्जी फिर बाद में जो है वो 10 से बढ़ करके और ज्यादा यहाँ पे 40, 50, 60, 70, 80, 100 ये बढ़ जाएगी, तो फिर ये स्टेबिलिटी कहाँ हुई इसमें? इसलिए इसकी जो सेपरेटेड एटम्स की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इससे एनर्जी क्या होनी चाहिए? कम आनी चाहिए। और आप ये देखते हो कि इस सेकंड कर्व में ये एनर्जी जो है कम आती है। लेकिन ये कब हमें देखने को मिलता है? ये तब देखने को मिलता है जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपोजिट स्पिन में होते हैं। और जब हम इनको पास में लेकर के आते हैं तो ये दोनों एटम्स पास में आते हुए और क्या करते हैं? अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर कर
इस तरह से डिक्रीज करते हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर के ये आपके पास में एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन, प्रोटॉन और ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास में है। तो एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जिस डिस्टेंस पर आकर के इन हाइड्रोजन एटम्स के जो न्यूक्लियस है ये आपस में रिपल्शन, मिनिमम रिपल्शन करेंगे, क्योंकि पास पास लेकर आएंगे तो सेम चार्ज है तो रिपेल करेंगे। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसा डिस्टेंस होगा जिस पर ये मिनिमम रिपल्शन पर होंगे, और ये मिनिमम रिपल्शन वो होता है जहां पर ये पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होती है या मिनिमम होती है। और इसको और पास में लेकर के आएंगे तो आप ये देखोगे कि ये रिपेल करने लगेगा और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ने लगेगी। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जब पोटेंशियल, यहाँ ये डिस्टेंस कम है और जब हम इसको और डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी देखो लगातार एकदम से जो है वो इंक्रीज हो रही। तो ये हिटलर और लैंडन ने यहाँ पर इस तरह का एक जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था उसको बनाया और ग्राफिकली उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको प्लॉट किया, और प्लॉट करने के बाद में ये ग्राफ उनको यहाँ पर देखने को मिला और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर बन गया। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है जब ये यहां बन रहा है तो आप देखो कि जब ये एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब ये है कि ये एनर्जी अपनी रिलीज कर रहा है। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और जब बंध को तोड़ते हैं तब हमें एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे कि अगर आपके पास में ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और ये बंध है तो हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए अपने एटम्स में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन जब ये बनता है तो यही एनर्जी जो हमने दी है वो क्या होगी, निकलेगी। जब हाइड्रोजन एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और उतनी ही एनर्जी रिलीज होती है जितनी एनर्जी इसको तोड़ने में काम आती है। तो जब ये पास आ जाते हैं तो कल हम एक बात और कह रहे थे कि जब ये पास आ जाएंगे तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो इस हाइड्रोजन के पास में है, ये इलेक्ट्रॉन कभी भी इसका पार्ट हो सकता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी इस पहले वाले हाइड्रोजन एटम का पार्ट हो सकता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का ये कह सकते हैं एक्सचेंज हो जाता है, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस हाइड्रोजन ए का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बी के पास में चला जाए और हाइड्रोजन बी का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ए के पास में चला जाए, और बाद में फिर हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ए का है और कौन सा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बी का है। और यही एक्सचेंज जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, इसी की वजह से एक एक्सचेंज फोर्स डेवलप होता है। एक्सचेंज फोर्स डेवलप होता है, और यही फोर्स वो है जो ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनको बांध करके रखता है या इनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और जितना ज्यादा यहां पर ये पास पास आएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स जितना पास में आएंगे उतना ही यहां पर जितना पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करने की ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बनाएगा। दूसरी एक चीज और आपको पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, ये अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और ये जब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। जब ये यहां घूम रहा है तो ये क्या कर रहा है, एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट कर रहा है। और आपको पता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो इस हाइड्रोजन ए का मैग्नेटिक फील्ड इस हाइड्रोजन के बी के मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, अपोजिट होगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर ये दोनों एक ही स्पिन में होते हैं, हाइड्रोजन ए का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन बी का इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही स्पिन में होंगे, तो इनका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से जब इनको हम पास में लेकर आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेंगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और
ये एनर्जी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब अपोजिट होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो मिनिमम रिपल्शन यहाँ पर होगा, और आप देखोगे कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये दो तरह की चीजें यहाँ फेवर करती हैं या ये एक्सप्लेन करती हैं कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं ये जब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं तो किस तरह के फोर्सेस यहाँ पर डेवलप होते हैं। एक तो वो फोर्स डेवलप होता है जो इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से हमें यहाँ देखने को मिलता है, और दूसरा जो डाइपोल मूवमेंट है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो एक दूसरे के अपोजिट है, और वो म्यूचुअल न्यूट्रलाइजेशन यहाँ पर उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में जो अपोजिट स्पिन के हैं उनके थ्रू हमें यहाँ पर एक अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एटम्स एक बॉन्ड बना करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी हमने देखा है और पढ़ा है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, इन दोनों हाइड्रोजन ए और हाइड्रोजन बी कार्बन, ये जो हमारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और जब आप ये ओवरलैप करेंगे तो अब जाहिर सी बात है कि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपस में क्या कर लेंगे, ओवरलैपिंग कर, और ओवरलैपिंग करेंगे तो यहां पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक का दूसरे में, दूसरे का पहले में आ जाए, और यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इस पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो उसको पकड़ करके रखने की जो टेंडेंसी है एक दूसरे की, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से भी इसमें एक स्टेबिलिटी आती है। ओके, तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। लेकिन कई बार हमें एक चीज और देखने को मिलती है, क्योंकि ज्यादातर ये जो ओवरलैपिंग हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ते हैं जो हिटलर और लैंडन ने दी, उसमें हम ये देखते हैं कि वही जो एटम्स या स्पीसीज बॉन्ड बनाती है जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर किसी स्पीसी के पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि कई बार जैसे कार्बन को ही अगर आप ले लो, ये कार्बन 6 है और 1s2 2s2 2p2 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हिसाब से देखा जाए तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को आप कुछ इस तरह से डायग्रामेटिकली शो करोगे, लेकिन यहां दो ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब बॉन्ड बनाता है कार्बन तो हम देखते हैं कि कार्बन की वैलेंसी तो हमें नजर आती है 4। वो क्यों नजर आती है, तो हम यहाँ कहते हैं कि साहब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से माइग्रेट होकर के और यहां आ जाता है, और ये यहां से हट जाएगा और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, तो अब हमारे पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कभी कभी हम ऐसा भी देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर हो जाते हैं। यहां से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जो युग्मित इलेक्ट्रॉन था, वो अयुग्मित होकर के और एक इलेक्ट्रॉन को इसने हायर एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है उसमें मूव कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये एनर्जी आई कहां से इसके पास, ये एनर्जी कहां से इसके पास में आई जिसने इन दोनों, ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हम जो दिखा रहे थे, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो मूव करके और इस 2p में गया, ये एनर्जी कहां से आई, क्योंकि जब तक आप इसको एनर्जी नहीं दोगे तब तक ये हायर एनर्जी लेवल के जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें जाएगा नहीं। तो ये एनर्जी देखो यहां बॉन्ड फॉर्मेशन से मिलती है। अब आप बोलोगे कि साहब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे हो गया, जब बॉन्ड बना रहा है तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां इस 2p से 2s से 2p में मूव कर रहा है। लेकिन देखो इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो थे ना पहले से, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास में पहले से थे, और ये पहले क्या करेंगे, बॉन्ड बना रहे होते हैं, और बॉन्ड बना रहे होते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, जो मैं अभी यहां पर आपको बता रहा था कि ये जो सेपरेटेड आयन से जब पास पास आते हैं तो अपनी एनर्जी को यहां लूज करेगा ये, और ये जो एनर्जी लूज होगी वही एनर्जी को ये यूज करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको यहां से यहां शिफ्ट कर देगा। अब आप कहोगे कि सब फिर अकेला कार्बन ही ऐसा क्यों करता है, बाकी के जो
एलिमेंट्स हैं वो क्यों नहीं करते? देखो वो भी करते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। दो कंडीशन यहां पर हैं। एक तो ये है कि सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होनी चाहिए जो इस युग्मित इलेक्ट्रॉन को और इस खाली कक्षक में पहुंचा दे, पहली चीज। दूसरी चीज, खाली कक्षक होना चाहिए। जैसे कि अगर आप नाइट्रोजन के बारे में बात करें और यहाँ पे फास्फोरस के बारे में बात करें, दोनों नाइट्रोजन फैमिली के हैं। इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। जब आप इसको देखेंगे तो ये 1s2 2s2 2p 3 इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, और फास्फोरस को देखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां इसके पास में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये जो 2p3 है ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, और ये जो यहां पर आप देखोगे तो ये 3s भी क्या करता है, ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख रखता है। लेकिन आपने कई बार पढ़ा होगा कि NCl3 बनता है, PCl3 बनता है, PCl5 बनता है, लेकिन NCl5 नहीं बनता। तो आप वहां पर बताते हो कि साहब यहां खाली कक्षक नहीं है, इस नाइट्रोजन के पास में यहां 2 में खाली कक्षक नहीं है, वो 3s आता है इसके बाद में। और 3s क्या है? 3s है एक हायर एनर्जी शेल। ये तो सेम शेल है। जब आप यहां पर इस तरह से शो करते हो तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, और इसी में सब शेल है, तो उनकी एनर्जी डिफरेंस कम होता है। और तीसरे शेल पर आप आओगे तो यहाँ तो ये एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो जाता है। तो इतनी एनर्जी इसके पास में नहीं आती कि ये उस इलेक्ट्रॉन को, ये जो 2s में है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे 3s में पहुंचा दे। इतनी एनर्जी इसके पास में नहीं होती। लेकिन यहां पर 3p तो है, लेकिन यहां 3d भी है खाली, 3d भी खाली है। ये खाली कक्षक है, और इस खाली कक्षक में ये जो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से मूव करके आ जाता है। जब ये यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी रिलीज होगी, और ये आराम से इसको थर्ड शेल के जो दूसरे सब शेल्स हैं उसमें उस इलेक्ट्रॉन को माइग्रेट कर देता है। यहां इसको नया एनर्जी शेल में जाने की जरूरत नहीं है, उसी एनर्जी शेल के जो सब शेल है वहां इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। तो इस तरह से यहां आप बता सकते हो कि जो खाली ऑर्बिट है वो वहां होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन हो गई। पहला तो एक कि उसके पास में खाली ऑर्बिटल उस शेल में होना चाहिए, और दूसरा ये कि सफिशिएंट अमाउंट में जो एनर्जी है वो वहां प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो उस इलेक्ट्रॉन को मूव करेगा, और जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, वो वहां उतनी संख्या वहां अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पर कार्बन के केस में अगर हम देखेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जा सकता है 2p का, सॉरी 2s का 2p में, तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो जो वैलेंसी है उसकी, वो 4 हो जाती है। और ऐसे ही जब आप फास्फोरस के केस में देखते हो तो फास्फोरस के केस में वो 3 वैलेंसी भी शो करता है, और यहाँ पे PCl5 जब बनाता है तो 5 वैलेंसी भी शो करता है। वो डिपेंड करता है, ठीक है, कंडीशन पर, कि क्या हम PCl3 की कंडीशन उसको दे रहे हैं या PCl5 की कंडीशन उसको दे रहे हैं। अगर आप ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है कि वो फिर PCl5 बनाएगा। कम अमाउंट में अगर आप क्लोरीन दोगे तो वो PCl3 बनाएगा, ठीक है। टेम्परेचर है, कई दूसरी कंडीशन है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी जो हिटलर और लंदन ने 1927 में एक्चुअली दी थी। और यहाँ पर वो जो बॉन्ड का जो नेचर है, वो जो दोनों फोर्सेस जो इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखे हुए हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम्स को, वो उन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के उसके बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी? कि साहब ये कोवेलेंट बॉन्ड जब शेयरिंग हो रही है कि एक हाइड्रोजन एटम दूसरा हाइड्रोजन एटम बराबर क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी शेयरिंग कर रहा है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जब उप सह संयोजक बंध बनता है, वहां पर डोनेट करने वाला सिर्फ एक होता है।
कि अगर आप यहाँ NH3 देखें, इसके पास में ये लोन पेयर है, और यहाँ BF3 देखें तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन जो है वो अपना लोन पेयर इस BF3 के बोरोन को प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसे केस में शेयरिंग दोनों के थ्रू नहीं हुई है, एक के थ्रू ही हुई है। तो ये उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से होती है, और वहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर की जो शेयरिंग हो रही है वो सिर्फ जो एक ही कंबाइनिंग एटम के थ्रू, या इस कह सकते हैं यहाँ इस केस में नाइट्रोजन के थ्रू जा रहा है, वो क्यों जा रहा है। इसी तरह से जब ऑक्सीजन को हम स्टडी करते हैं तो ऑक्सीजन की जो स्टडी है, हम थियोरेटिकली अगर आप इसको निकालोगे तो हमें पता चलता है कि वो डायमैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली देखते हो तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपको नजर आता है कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। तो उस बात को भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह से कुछ कंपाउंड्स आप देखते हो, कुछ मॉलिक्यूल्स आप देखते हो जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बन रहा होगा या 3 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा होगा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको देखने को मिलता है। ये जो तीसरा बॉन्ड होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड जो बना है उसमें स्टेबिलिटी कहां से आई। हम तो ज्यादातर बॉन्ड पढ़ते हैं कि सब एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस तरह से बन रहे हैं, या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या आयन, वहां पे पेयरिंग किस तरह से हो रही है, उस बात को भी एक्सप्लेन नहीं करता। इसी तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं एक्चुअली। ये नहीं कि वो कहीं से भी कहीं पर भी किसी के साथ में भी ओवरलैपिंग कर लेगा। वहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, उस डायरेक्शन में वो ओवरलैपिंग होगी तभी वो एक स्टेबल बॉन्ड बना सकता है। तो इस बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हिटलर और लंदन की थी वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देती है। और साथ में आपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हाइब्रिडाइजेशन का, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रेजोनेंस का, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होती है, या जो उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन को इन्वॉल्व करके और एक्सप्लेन करते हो, तो वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्यों होता है और जो रेजोनेंस है वो क्यों होता है। तो पाउलिंग और स्लेटर ने एक थ्योरी दी, या ये कह सकते हैं कि थ्योरी नहीं दी, वो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी हिटलर और लंदन की जो 1927 में दी गई थी, उसी को उन्होंने 4 साल बाद एक्सेप्ट किया और कुछ नए फीचर्स उन्होंने उसमें ऐड किए और थोड़ा उसको जनरलाइज किया। जो डायरेक्शनल नेचर था कोवेलेंट बॉन्ड का उसको उन्होंने वहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और उस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सब एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैपिंग करते हैं। ये जो ओवरलैपिंग हम दिखाते हैं कि सब एस ऑर्बिटल की या sp ऑर्बिटल की या pp ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग ये जो हम दिखा रहे हैं, बोलता है कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथ वाला होगा। तो अगर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ का बॉन्ड चाहिए तो ज्यादा ओवरलैपिंग आपको वहां पे करानी पड़ेगी। मतलब कि स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यू कैन से कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग है 2 एटम्स के जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में, तो ज्यादा स्ट्रेंथ का या ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। और पॉलिंग और स्लेटर ने ही बताया एक्चुअली कि केवल आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो रखते हैं, वही सिर्फ ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अंदर वाला जो ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड फॉर्म करेगा, नहीं, केवल वैलेंस। तीसरी चीज जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें तो वो स्फेरिकल है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो चारों तरफ यूनिफॉर्म है क्योंकि उसका गोल आकार का वो ऑर्बिटल है और किसी भी डायरेक्शन में आप चले जाओ उनकी सेम डेंसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मिलने वाली है।
तो वो कहीं से भी ओवरलैपिंग कर सकता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो ये कोई डायरेक्शनल जो प्रेफरेंस है वो नहीं देता कि साहब ये इस एक्सेस पर ओवरलैपिंग करेगा या इस एक्सेस पर ओवरलैपिंग करेगा या इस एक्सेस पर ओवरलैपिंग करेगा। ये नॉन डायरेक्शनल है, किसी भी डायरेक्शन से ओवरलैपिंग हो सकती है। लेकिन अगर हम किन्हीं दूसरे जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे अगर हम p ऑर्बिटल की बात करें, तो p ऑर्बिटल को आप इस तरह से शो करते हो, तो हमें पता है कि ये एक्सिस जो है वो y एक्सिस है, लेकिन यही p ऑर्बिटल जो है वो इस एक्सिस की जगह इस एक्सिस पे भी हो सकता है। तो ये px, यहां ये जो p ऑर्बिटल है ये py, और इसी तरह से ये z एक्सिस पर भी, तो ये जो ऑर्बिटल है वो हमारा pz है। तो यहां पर अगर इसके बीच में यहां से ओवरलैपिंग होना हो तो वो ओवरलैपिंग नहीं होगी, या तो वो x एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो सकती है इस जगह से, या वो y एक्सिस पर ओवरलैपिंग हो सकती है, या वो z एक्सिस की डायरेक्शन से ओवरलैपिंग हो सकती है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ओवरलैपिंग होती है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। और एक चीज और, जो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दो अलग अलग तरह के जो ऑर्बिटल्स हम पढ़ रहे हैं कि s ऑर्बिटल जो है वो अनडायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है, और p ऑर्बिटल्स जो हैं वो डायरेक्शनल है। तो ये जो डायरेक्शनल नेचर के जो ऑर्बिटल्स हैं ये जब ओवरलैपिंग करेंगे, मतलब कि जो p ऑर्बिटल्स हैं ये जब ओवरलैपिंग करेंगे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, और अगर s ऑर्बिटल जो अनडायरेक्शनल है ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये वीक बॉन्ड बनाएगा, या उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनेगा जितना इस डायरेक्शनल ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब यहां पर हम किसी स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, ऑर्बिटल को, ये स्फेरिकल, यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ कहीं पर भी मिल सकता है, ठीक है ना, और किसी भी डायरेक्शन से हमने उसकी ओवरलैपिंग कराई। तो यहां होता क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी हो, तो ये चारों तरफ फैला होगा, तो उतना ज्यादा इफेक्टिवली एक जगह पे पाए जाने की पॉसिबिलिटी इसकी कम से कम होगी। लेकिन अगर हमने p ऑर्बिटल के बारे में बात की तो हमें पता है इस लोब में ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और बाकी की जो ये जगह है ये खाली है, उतनी जगह, तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की वो सबसे ज्यादा होगी, और यही पर्टिकुलर जगह क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है। तो आसानी से यहां ओवरलैपिंग जो होगी वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमें देखने को मिलेगी, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हमें यहां देखने को मिलेगा, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच में, जो हमने कहा कि जब ये पास पास आ जाते हैं और जब एनर्जी यहां पर काफी ज्यादा कम हो जाती है उस समय हम देखते हैं कि जो दोनों एटम्स हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के न्यूक्लियस से एक्सचेंज हो जाते हैं। वो तब हो सकता है जब कम जगह में ये यहां पर घूम रहे हैं। अगर ये यहां घूम रहे हैं पूरे चारों तरफ तो उसका जो ओवरलैपिंग है या एक्सचेंज है वो कम होगा, और कम होगा तो एक्सचेंज फोर्सेस कम लगेंगे, एक्सचेंज फोर्सेस कम लगेंगे तो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखी, हमने वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल थ्योरी देखी, और इन सेंस ऑफ जो हमारा क्वांटम था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू हमने जो एक इक्वेशन निकाली थी और उसके थ्रू हमने वहां एम्प्लाई किया उसको, और देखने की कोशिश की कि किस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं और किस तरह से ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, और कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग हो सकती है, एलसीओ मेथड से हमने वहां पर जानने की कोशिश की और समझा। अगर आप कंपेयर करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जो हमने कल पढ़ी थी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमने आज अभी डिस्कस की है, इनमें कुछ, और जो स्लेटर और पाउलिंग ने जो एक्सटेंशन कुछ किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, इन सब को अगर इन तीनों चीजों को अगर हम मिलाएं तो हमें कुछ कॉमन बातें नजर आती हैं और कुछ हमें कुछ डिफरेंसेस भी नजर आते हैं। तो कॉमन बातें क्या थी?
कॉमन बातें ये थी कि दोनों ही मेथड्स जो हैं, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो, चाहे वैलेंस बॉन्ड ऑर्बिटल थ्योरी हो, और चाहे पाउलिंग ऑसिलेटर की एक्सटेंशन थ्योरी हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए, इन तीनों ही उसमें हम देखते हैं कि यहां पर एटम का ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करता है। ये एक एसेंशियल फीचर है। अगर हम यहां पर कॉमन फीचर्स में देखें, जो कॉमन बातें हैं उसमें पहली बात क्या है, जो ओवरलैपिंग की है, वो ओवरलैपिंग दोनों ने ही, या कह सकते हैं कि तीनों ने ही कहा कि ओवरलैपिंग होती है। और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, बॉन्ड जो है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और ये तीनों ही थ्योरी एक चीज और कहती हैं कि ओवरलैपिंग केवल उन्हीं ऑर्बिटल्स में हो सकता है जिनकी एनर्जी क्या हो, बराबर या लगभग बराबर हो, और उनकी सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है ना? तो लगभग बराबर एनर्जी वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वही सिर्फ ओवरलैपिंग करते हैं, और सेम सिमेट्री वाले। px कभी pz के साथ में ओवरलैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की सिमेट्री क्या है, अलग है। px हमेशा दूसरे के px के साथ में ही ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है? चाहे तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करे, चाहे वो साइड ओवरलैपिंग करे। और एक चीज और यहां पे कि जो जब ओवरलैपिंग होती है तो उस ओवरलैपिंग के दौरान न्यूक्लियस के बीच में जो ये, अगर हम ओवरलैपिंग करा रहे हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि साहब ये जो बीच का जो पोर्शन है जहां पर ओवरलैपिंग हो रही है, और ये एक डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, या इस जगह में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहां पर होती है, ये दोनों या तीनों ही थ्योरी कहती हैं कि इस एटम के न्यूक्लियस के बीच में एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है, या इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तीनों थ्योरी ये नहीं कहती कि एक इस तरफ इकट्ठा हो जाएगा, या दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाएगा, या ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा, या नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नहीं, वो कहती है कि इस न्यूक्लियस के बीच में ही, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में ही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की। और ये तीनों थ्योरी एक चीज और बताती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, वो सेम प्रिंसिपल से वहां पर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो। चाहे वो हुंड मल्टीप्लिसिटी रूल हो या पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, वो सारे नियम हम वहां पे फॉलो करते हैं कि पहले लोअर एनर्जी का जो ऑर्बिटल है, चाहे वो एटॉमिक ऑर्बिटल हो, चाहे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, पहले वो फेल होगा। उसके बाद जो हायर एनर्जी का जो ऑर्बिटल है वो फेल होगा। और अगर दो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, जैसे कि हम देखते हैं कि जो पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में हमने देखा इन दोनों की एनर्जी सेम रहती है, तो ये दो हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, और दो इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये सिंगली फिल्ड होते हैं, उसके बाद पेयरिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि ये दो ऑर्बिटल है, पहले ये पेयरिंग हो गई, तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तब ये यहां पर जाएगा, नहीं। पहले क्या होगा, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पैरेलल स्पिन के सभी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, जो इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं उनमें, और फिर वहां पेयरिंग होती है। ये सारी की सारी थ्योरीज ये कुछ कॉमन बातें कहती हैं। लेकिन इन थ्योरीज में अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को देखें तो इनमें कुछ डिफरेंसेस भी है। क्या डिफरेंस, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमेशा बताता है कि साहब जब बॉन्ड बनता है तो जो एटम्स हैं उनकी आइडेंटिटी खराब नहीं होती, वो तब भी आइडेंटिटी वही रहेगी। अगर HCl बनेगा तो इस HCl में हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी भी होंगी और क्लोरीन की प्रॉपर्टी भी होंगी। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं तो वो कहता है कि नहीं, जब मॉलिक्यूल बन जाता है या एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बना देते हैं तो एटम्स आपकी जो मॉलिक्यूलर वो जो एटॉमिक जो नेचर है उसको लूज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप देखो वाटर को देखो,
अब वाटर जो है वो इस तरह का होता है, अब हाइड्रोजन वो है जो ज्वलनशील है, और ऑक्सीजन वो है जो कंबशन को और बढ़ावा देता है, ठीक है ना, उसके जलने को और ज्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन पानी क्या करता है? पानी तो आग बुझाने में काम आता है, तो ना तो वो जला रहा, ना ही वो सपोर्ट कर रहा, बल्कि बुझा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो वो अपनी एटॉमिक जो नेचर है उसको खो देता है, और एक नई तरह की प्रॉपर्टी आती है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक चीज और बोलती है कि सिर्फ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैपिंग कर सकते हैं, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ऐसे ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड हो या जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलती है कि नहीं, ओवरलैपिंग तो कोई भी कर सकता है, चाहे वो खाली हो, चाहे भरा हो, चाहे पूरा भरा हो, आधा भरा, पूरा भरा, खाली, कैसा भी हो, सब ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पैरामैग्नेटिक नेचर है ऑक्सीजन का वो भी एक्सप्लेन नहीं करता, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर देती है। क्योंकि अगर आप यहां पर इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे इस तरह के डायग्राम में ऑक्सीजन के लिए, तो आप देखोगे कि यहां पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये हमने ऑक्सीजन का कल किया था, तो ये यहां पर आपको जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो रेजोनेंस का जो एक रोल है वो एक इंपॉर्टेंट रोल है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी रेजोनेंस की कोई बात ही नहीं करती। या और ये भी कह सकते हैं कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कम एग्जैक्ट है, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो ज्यादा एग्जैक्टली नेचर जो है बॉन्ड्स का उनको एक्सप्लेन कर सकती। और अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स यूज करें या अप्लाई करें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो मैथमेटिकल अगर आप ड्राइव करना चाहते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप मैथमेटिकली ड्राइव करना चाहते हैं तो वो थोड़ा कम मेहनत का काम है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू अगर आप मैथमेटिकली इक्वेशन निकालना चाहते हैं बॉन्ड्स की, ये कैसे बॉन्ड बन रहे हैं, तो वो ज्यादा मेहनत का काम है, ज्यादा टीडियस है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस जो हैं वो हमें वहां पर देखने को मिलती हैं या नजर आती हैं। ओके। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो हमने इस चैप्टर में देखी, जिसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बेसिकली ज्यादातर पढ़ा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, किस तरह से जो एटम्स। हाँ सर, बॉन्ड नेचर के बारे में बता दो एक बार, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। क्या बता दूं? सर बता रहे थे ना सर आप, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। सर वो आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताए तो।